अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 प्रश्न पत्र हल। तो दोस्तों आज 10 नवंबर 2020 गणित का पूरा प्रश्न पत्र हल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस, अगर आप डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हो या दोस्तों आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के छात्र हो या फोर्थ के हो, सभी को दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो देखने से आपको फायदा ये होगा ना कि आपको गणित में थोड़ी सी प्रैक्टिस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो गणित दोस्तों चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का पेपर था, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2020। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि यदि cos a बराबर 0 है तो आपको a का मान बताना था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि cos 90 का मान जो होता है हमारा वो कितना होता है, वो होता है 0। तो बस एक जगह क्या रख देंगे, cos 90। तो हमारा विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 को हम करेक्ट कर देंगे, 1 नंबर आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको दोस्तों आंकड़े दिए गए थे, इसका आपको बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब सिंपल से यह समझ लीजिए, जब जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट हो रही हो वही इसकी बहुलक बन जाएगी। देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। पहले दोस्तों देखिए 5 यहाँ लिखा है, एक बार 5 है, फिर उसके बाद 2 बार, 3 बार। 5 दोस्तों टोटल आपका 3 बार लिखा है। उसके बाद जरा देखेंगे 7 कितनी बार लिखा है, 7 एक बार, ये हो गया 2 बार, 3 बार, 4 बार। 7 दोस्तों आपका 4 बार लिखा है। उसके बाद 9 का देखेंगे दोस्तों, अब 9 का एक यहाँ पर 9 है, 2 9, तो 9 तो आपका 2 ही बार आ रहा है। उसके बाद दोस्तों 8 का भी जरा देख लेते हैं, 8 तो एक ही बार, इसको छोड़ते हैं। फिर 5 लिखा है और 3 लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हो रही है वो देखने से आपको पता चल गया कि जो आंसर होगा हमारा इसका ये होगा 7। ठीक है, इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हो रही है। अब तीसरा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अंडर रूट बी अपान ए, अंडर रूट सी अपान बी और अंडर रूट ए अपान सी का आपको मान ज्ञात करना था। तो इसको जरा दोस्तों करके जरा देखा जाए। अंडर रूट बी अपान ए लिखा था ना पहले, इसको लिख लेते हैं अंडर रूट बी बाई ए, फिर गुणे में दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट सी बाई बी, फिर दोस्तों गुणे में हो जाएगा अंडर रूट ए बाई सी। ए बाई सी ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा, ये सी बाई बी लिखा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर लिखा आपका सी बाई बी ये। तो आप एक काम करिए दोस्तों, जो अंडर रूट में लिखा है ना सबको एक ही में हम कर लेते हैं। होगा क्या, तो अंडर रूट बी बाई ए लिखा है दोस्तों, गुणा में, इसलिए सभी को एक साथ गुणे में लिख सकते हैं। अंडर रूट सी बाई बी हो जाएगा, इंटू में अंडर रूट मतलब ए बाई सी, सभी अंडर रूट के अंदर आ गया। अब दोस्तों जरा देखिए, नीचे लिखा ऊपर ए लिखा, ये कट गया। सी दोस्तों नीचे लिखा ऊपर लिखा कट गया, बी ऊपर लिखा नीचे रखा कट गया। अंडर रूट एक बचा, अंडर रूट एक का मान दोस्तों यहाँ पर एक ही आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प, 1 आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा इस आपको यूपी टेट और सी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को समझ कर भी चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की, एक वृत्त का व्यास आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया, तो वृत्त की आपको परिधि बताना है। व्यास हमारा कितना है देखिए जरा, व्यास बराबर दोस्तों में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, त्रिज्या दोस्तों होती है व्यास की आधी, मतलब 12/2 कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। 2 एकम 2, 2 छंग 12, इतना आपने कर लिया होगा। तो इतना दोस्तों हमारा पहले हो गया, इसकी हमारी त्रिज्या निकल आई। उसके बाद दोस्तों हमें इसकी परिधि बताना था। तो देखिए वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर। फार्मूला लगा देंगे, तो 2 पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान है 206 और 6 गुणे 2 करेंगे हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, आगे सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका आंसर दिया गया था वो पाई में ही दे रखा था, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पाई का मान हम रख सकते थे, लेकिन फायदा क्या, क्योंकि हमें आंसर यहाँ मैच कराना है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो बस इसको यहीं पर हम खत्म करेंगे। तो ये भी दोस्तों आपका आसान क्वेश्चन था। तो पहले जो 4 क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को मिले हैं उसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो बस सिंपल सी बात है यार, चतुर्भुज के अंतःकोणों या समांतर चतुर्भुज है उसका अंतःकोणों का जो योग होगा वो होगा आपका 360 अंश, या हम कह सकते हैं 4 समकोण। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करेंगे दोस्तों आप पहले 5 में से 5 नंबर पा रहे होंगे। नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 206 है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, देखिए या तो हो सकता है दोस्तों एक बार हेड हेड आ जाए, या दोस्तों हो सकता है कि दोनों बार भाई टेल आ जाए, या दोस्तों ये हो सकता है कि एक बार हेड एक में मतलब एक सिक्के में दूसरे में टेल आ जाए, या दोस्तों एक में टेला एक में हेड आ जाए।
टोटल 4 संभावनाएं बन रही हैं, ये आपके सामने है। हमें यह बताना था दोस्तों कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना। मतलब देखिए टोटल हमारी संभावना यहाँ पर कितनी बन रही है, 1 2 3 4। लेकिन दोस्तों एक साथ शीर्ष कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है ना, तो शीर्ष आने की जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। तो हमारा जो इसका आंसर लिखना था, इसका आंसर आप खाली लिख देंगे 1/4, बस आपका आंसर हो जाएगा और आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। ठीक है, अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, खाली अगर आपने 1/4 भी लिख दिया होगा तो बहुत है। 7वां क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की ऊंचाई दोस्तों 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना था। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इसका जरा देखिए। हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है। तो बेलन का दोस्तों जो हमारा आयतन का फार्मूला हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल गुणे दोस्तों मतलब जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो इसके आधार का जो क्षेत्रफल हमें दिया गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू में 10 कर देंगे, गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आयतन है। बस आप इतना कर देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है कि इतना क्वेश्चन लिख दिए 1000, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखना भूल गए होंगे, तो उनके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। फिर से हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो से नंबर जोड़ते हैं ना तो उसका कोई मतलब होता है कि कहीं हमारे 10 ही नंबर तो नहीं बन रहे हैं, 11 तो नहीं बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना अपना जुगाड़ भी ढूंढते हैं कि यार नंबर तो कम बन रहे हैं, कैसे पास होंगे। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां क्वेश्चन था कि हमें समीकरण को हल करना था। समीकरण था x² + 7x, इसको हल किया जाए। ठीक है, फिर प्लस का दोस्तों आपका 10 = 0, इसको आपको हल करना था। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है x के साथ कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। ठीक है, 10 × 1 करेंगे, 10 1 = 10, और दोस्तों हमें जोड़ने पर इसका ऐसा फैक्टर करना है 10 का कि जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए। तो आप 5 × 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 + 2 7 भी होता है। तो यहाँ ये हो जाएगा x² + का 5x + का 2x + का 10 = 0। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x + 5। दूसरे में दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे तभी बचेगा आपका x + 5 = 0। अब दोनों में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि x + 5 दोनों तरफ से कॉमन हो सकता है, तो x + 5 इधर से कॉमन हो गया, x + 2 = 0। या तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि x + 5 बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो आपका x का मान आएगा -5। दूसरी बार दोस्तों जब आप x + 2 = 0 को रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा -2। तो हमारा जो सही आंसर होगा x = -5 और -2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना करना था आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन 1 नंबर लायक था, तो आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने गुणनखंड के काफी क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों हो गया हमारा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की दोस्तों 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इसमें दिया गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है ना दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो पहले मान लेते हैं कि माना दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है। तो दोस्तों पहले वृत्त की हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आपका है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की दोस्तों जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4r। ठीक है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो बस सिंपल सी बात है, दोनों क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया 1/एरिया 2 बराबर दोस्तों हो जाएगा, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपान दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा दोस्तों 4r/r का स्क्वायर। r से r दोस्तों जाएगा कट, तो बचेगा आपका कितना 4/1 का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16/1 आ जाएगा ना, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 16:1। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप कर सकते हैं। देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है πr²। अगर आप यहाँ पाई भी रख देते तो भी वो कट जाता, तो हमने आपको शॉर्टकट बताया। फिलहाल जो इसका सही आंसर आएगा वो 16:1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मान कर करना था आपको, और कुछ नहीं क्वेश्चन में था, दम तो नहीं था। लेकिन हो सकता है कि काफी बच्चे गलत करके आए होंगे, लेकिन हाँ जिनकी प्रैक्टिस रहेगी वो बच्चे इसको बिल्कुल सही करके आए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ABCD दोस्तों आपको एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जरा देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज बना लिया जाए। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके मतलब ABCD, चक्रीय का मतलब होता है दोस्तों जो चतुर्भुज के जो चारों मतलब ये दिख रहे हैं बिंदु शीर्ष वाले। ठीक है, ये मतलब आपके कहाँ पर होनी चाहिए, वृत्त पर होनी चाहिए। ABCD हमारा बन गया। कोड A बराबर दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया था 55 अंश। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोड B बराबर 60 अंश है। तो हमें कोड C और D का मान ज्ञात करना था। देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है, जैसे यहाँ कोड B और प्लस कोड D का जो मान होगा ना वो हो जाएगा हमारा 180 अंश। ये चक्रीय चतुर्भुज का थोड़ा सा मतलब कंडीशन होती है।
और दोस्तों हमारा जो कोड ए और एक कोड ए सी का वैल्यू होगा, कोड ए प्लस कोड सी, इसका मान भी हमारा 180 अंश हो जाएगा। तो हमें देखिए कोड बी का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया था 60 अंश, प्लस का हमें कोड डी निकालना है, बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कोड डी बराबर पता चल गया 180 माइनस का 60 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 120 अंश। ठीक है, एक मान हमने निकाल लिया। कोड ए प्लस कोड सी निकालना था। कोड ए 55 है, तो 55 प्लस दोस्तों कोड सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो हम यहाँ से कोड सी का मान निकाल लेंगे। कोड सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 55, घटा लेते 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 1, 125 और हमारा दोस्तों दूसरा आ गया 120 अंश। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कोड सी का मान हमारा 125 अंश आया और कोड डी बराबर आ गया 120 अंश। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन आसान था, बस आपकी प्रैक्टिस पर सब कुछ निर्भर था। तो सभी बच्चे इसको जरा ध्यान से देखते रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा पेपर था आपके लिए। तो कोड सी और डी का मान हमने निकाल लिया। और दोस्तों आज का अंतिम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या था कि साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन 30 होता है इसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 1/2, प्लस कॉस 60 का मान दोस्तों होता है हमारा 1/2, टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/2 प्लस का 1, 1 से 2 से 2 कट गया, मतलब 2 1 कम 2, 2 से भाग चला जाएगा तो 1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों पहले हमारे 11 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। तो फिर से दोस्तों आपको जरा थोड़ी सी साइड दिखा देते, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। साइन में दोस्तों क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन थीटा कॉस का दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों जो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और कॉस में 1 हो जाता है। और साइन 230 का जो मान होता है हमारा 1/2 हो जाता है। और 45 अंश का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। और कॉस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पहले 1 आ गया दोस्तों, फिर यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। कॉस 30 का मान 3/2, फिर 1/√2 बीच में रहेगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आएगा लास्ट में। उसके बाद दोस्तों हमारी टेन की जो साइड आती है, टेन 45 में 1 आ जाता है। क्योंकि दोस्तों टेन 45 का मान निकालते कहते हैं टेन 45 या टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन 45 अपॉन कॉस 45 मतलब ये हुआ ना 1/√2, 1/√2 को भाग करेंगे तो हमारा मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रही छोटी सी बेसिक सी जानकारी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे यार इसका मान कैसे आता है, कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों शुरू होंगे हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा आपने किया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा कि 2x माइनस का 3y बराबर 13 है। दूसरा दोस्तों समीकरण दिया था हमारा 7x माइनस का 2y बराबर 20। ये ऊपर दोस्तों समीकरण 1 था, नीचे वाला समीकरण 2 था। अब एक काम करना होगा दोस्तों, देख रहेंगे आप, पहले में 2x यहाँ 7x लिखा है। आपको ऐसा करना है कि दोनों में सब कुछ बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम पहले में 7 से गुणा करेंगे, नीचे में दोस्तों 2 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, फिर सब कुछ कट्टम पिट्टा हो जाएगा ना। तो आपको करना ये कि जो हमारा समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 में, नीचे वाले में मतलब, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। गुणा करके जरा देखा जाए, पहले में 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 × 2 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 14x। ठीक है, माइनस का दोस्तों 7 × 3 21y। ठीक है, बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 13 × 7 13 7 91। उसके बाद दोस्तों नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14x माइनस 4y। ठीक है, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे 20 में तो हो जाएगा 40। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं सब प्लस प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये गया कट। अब दोस्तों बचेगा -21y में से 4y प्लस का घटेगा तो बचेगा माइनस का 17y। ठीक है, बराबर दोस्तों हमारा कुछ बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 4 गया 5, तो दोस्तों y का मान हमारा आ जाएगा 51/17। ठीक है, माइनस इधर ही ले जाते हैं, 17 एकम 17, 17 × 51, तो y का मान हमारा आ गया -3। तो एक इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों y का मान हमने निकाले, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। जैसे मान लेते हैं समीकरण 1 में y का मान हम रखते हैं 2x। ठीक है, इसी ऊपर ही सॉल्व करते हैं हम लोग, निकल आएगा इसका मान। देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, y का मान हमें पता -3 है, तो 3 × -203 y की जगह रख दिया हमने, बराबर 13। तो 2x 3 3 का 9 दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा 9 बराबर 13। तो 2x बराबर दोस्तों हो जाएगा 13 माइनस का 9, घटेगा बचेगा 4। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर 2।
तो हमारा x का मान 2 आ गया, y का मान दोस्तों हमारे कितना आ गया, ये x का मान हमारा 2 है, इधर लिख लेते हैं x बराबर 2 है, y बराबर दोस्तों हमारा -3 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो नंबर भी आपका अच्छा आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी टेबल बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे आयु वर्षों में, दोस्तों आप लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी छात्रों की संख्या दी गई है, छात्रों की संख्या 200 में दी गई है। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाली टेबल में हम निकालेंगे बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, मतलब बारंबारता तो है, संचयी बारंबारता दोस्तों हम निकाल लेंगे। ये सब चीजें हो गई। आयु वर्षम दोस्तों में दी गई 10 हो गई, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 18 हो गया। उसके बाद दोस्तों छात्रों की संख्या क्या क्या दी गई इसको जरा लिख लेते हैं। पहला 4 था, फिर 8 था, फिर 12, 6, 10, यहाँ 12, 6 और 10, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी संचयी बारंबारता निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, ठीक है, इसको हम निकालेंगे संचयी बारंबारता को। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग संचयी बारंबारता जैसे भी लिखे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाता है। 12 में दोस्तों 12 को जोड़ेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 में दोस्तों 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 30। 30 में दोस्तों हम 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पर दोस्तों पहले भी क्वेश्चन में बोला गया था 40 छात्रों की आयु का अनुपात, जो भी दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, तो ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि यहाँ जो हमारा n का मान दिया गया है वो कितना आ रहा है, इसको ये दोस्तों जो जोड़ेंगे आप पूरा ना, इसको 8 4 12, 12 24, 6 30, 10 40, ये दोस्तों हमारा मान 40 आ जाएगा। तो मतलब हमारा n का जो मान आ रहा है वो 40 आ रहा है। और हमें एक बात पता चली, जो 40 होती है वो हमारी क्या होती है, 40 हमारी एक सम संख्या है। तो दोस्तों जब सम संख्या की हम माध्यिका निकालते हैं तो इसका फार्मूला हम कौन सा यूज करते हैं ये बताइए पहले आप लोग। सम संख्या का माध्यिका का फार्मूला होता है हमारा n/2 वहाँ पद प्लस का दोस्तों हमारा होता है n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है। ये होता है हमारा फार्मूला n/2 बटे में दोस्तों नीचे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। n/2 का मतलब दोस्तों हो जाएगा हमारा 40/2 वहाँ पद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हो जाएगा 40/2 + 1 वहाँ पद, और लास्ट में नीचे दोस्तों हमारा बटे में 2 रहेगा। 2 से भाग करेंगे 2 1 2, 20 बार जाएगा। यहाँ से दोस्तों 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 1, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा पहला 20वां पद, फिर प्लस में आ जाएगा 21वां पद, बटे में दोस्तों आएगा हमारा 2। अब 20वां दोस्तों और 21वां पद को हम देखेंगे, तो 20वां दोस्तों और 21वां पद हमारा आएगा कहाँ पर, देखिए जो ये 12 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 पद तक है। 20वां पद दोस्तों आएगा हमारा 24वें पद में। तो दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होगा कि 20वें पद में कौन कौन से पद शामिल हैं। देखिए दोस्तों 20वें पद में हमारे जो पद शामिल है वो 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24 तक, तो हमारा 20वां पद यहीं पर आता है। तो 20वें पद में दोस्तों जो हमारी यहाँ पर आयु दी गई थी, ठीक है ना, तो कितना दोस्तों ये मतलब ये दिया गया था, मैं 14 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 14, ठीक है। और 21वां पद भी दोस्तों हमको समझ में आ गया कि इसमें 24 तक है, तो 20 और 21 यहीं पर है, तो 14 प्लस दोस्तों हो जाएगा हमारा 14 होगा, यहाँ 40 नहीं होगा, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 14 प्लस का 14 बटे में दोस्तों 2 है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 28/2, इसको भाग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर लास्ट में 14। तो दोस्तों इसका जो हम आंसर कर सकते हैं कि आंकड़ों की जो हमारी माध्यिका आ रही है वो 14 वर्ष है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों और भी पेपर में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, तो आंकड़ों की माध्यिका निकाली थी तो हमारा आंसर आ गया है 14, ठीक है। तो आप लोग देखिए थोड़ी और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। पहले दोस्तों हमें बता देते हैं आपको कि cot दोस्तों जो 45 का मान होता है वो होता है हमारा 1 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेक 60 का मान होता है, देखिए इसका मान आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/cos 60 अंश। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2। अब दोस्तों जब यहाँ cos 60 का मान 1/2 रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 1/1/2, तो दोस्तों 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। और साइन दोस्तों जो हमारा 30 का मान होता है वो होता है हमारा 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है।
सबके मान हमें पता चल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 मतलब 4 इंटू 1 की घात 2 माइनस दोस्तों सेक स्क्वायर 60 सेक 60 का मान दोस्तों हमें पता है 2 होता है, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों प्लस में साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 2 से हो जाएगा 1/4। ये 4 से ये 4 जाएगा कट, तो हमारा बचेगा कितना 1/4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा, और आपको 2 नंबर ये देकर जाता बस। लेकिन थोड़ी बहुत वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं तो फिर दिक्कत हुई होगी आपके साथ। अब चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ के दोस्तों माप दी गई है हमें 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लिख लीजिए, जो हमारा घनाभ का आयतन का दोस्तों फार्मूला होता है, उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब दोस्तों जो लिखा था हमारा 98 गुणे में दोस्तों लिखा था हमारा 42 गुणे में दोस्तों हमारा लिखा था 18। ठीक है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है। बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका ये a क्यूब। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबका हम अलग अलग फैक्टर करेंगे पहले कि किसको हम क्या लिख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हम 18 को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा आप लोग। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना। 42 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 छंग 42 होता है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। 98 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 7। 14 7 98 होता है ना हमारा, तो 7 दूनी 14 गुणे 7 98 हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको लिखकर आपको बताते हैं कैसे करना है आगे। 98 को दोस्तों हमने क्या लिखा, 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। इंटू में दोस्तों 42 को हमने क्या लिखा, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद दोस्तों हमने 18 को क्या लिखा, 2 गुणे 3 गुणे 3। बराबर दोस्तों हमारा हो गया था a क्यूब। अब जरा दोस्तों देखिए कि 2 कितनी बार इसमें दिख रहा है, एक बार 2 ये, एक 2 ये, एक ये 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। गुणे दोस्तों 7 देखिए 2 बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, मतलब 7 का भी क्यूब हो गया। गुणे में दोस्तों आप 3 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 3 का भी क्यूब हो गया। बराबर हो गया आपका a क्यूब। हमें इस आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी थी, तो दोस्तों बस ये आयतन के घन की भुजा मतलब a क्यूब लिखा है, तो हमें इसकी भुजा निकाला, तो ये बराबर हो जाएगा ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 3 लगाइए, तो 2 क्यूब गुणे 7 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब। अब दोस्तों जब ये क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पर 2 क्यूब की जगह सिर्फ 2 बचेगा, 7 क्यूब की जगह 7 बचेगा, और 3 क्यूब की जगह 3। गुणा कर दीजिए जरा इसका, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 14 दिया 42। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ए का मान आ गया। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन आसान भी था कठिन भी था, तो जैसा भी आपको लगा हो। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में पेपर में पूछे जाए, तो आपको हर तरह के प्रश्नों की तैयारी पेपर में करके जानी पड़ेगी। देखिए इससे आपको फायदा ये होता है ना कि आने वाले टाइम में आपके सामने कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा इसको जरा देखेंगे। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ए ओ बी आपका व्यास दिख रहा है ये। ठीक है। वृत्त पर दोस्तों बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि कोण सी ए बी का मान 200 में दिया गया है, सी ए बी का मान 200 में दिया गया है 30 अंश, और कोण ए बी डी दोस्तों हमारा है 40 अंश, ए बी डी। ठीक है। तो कोण हमें सी ए डी और सी बी डी का मान ज्ञात करना था। सी ए डी का मान हमें बताना था, मतलब दोस्तों ये वाला पूरा कोण बताना है, और सी बी डी का मतलब दोस्तों हमें ये वाला भी पूरा कोण बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। पहले दोस्तों आपको एक फार्मूला या एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण। तो दोस्तों जो हमारा कोण ये सी दिख रहा है ना ये ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा 90 अंश का, और दोस्तों कोण डी भी हो जाएगा 90 अंश। अब दोस्तों जरा देखिए कोण सी आपको पता चल गया ये है आपका 90 अंश का, ये दोस्तों एक कोण आपको दिख रहा है 30 अंश का, तो हमारा ये वाला कोण ए बी और सी दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला कोण की बात कर रहे हैं, देखिए ये छोटा सा ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो आपका लेंगे सिंपल था 30 प्लस का 90, इसको हम एक्स मान लेते हैं, बराबर तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश। 30 और 90 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, प्लस का हमारा x बराबर 180 अंश आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान आ गया 120, मतलब 180 माइनस 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, हमें ये कोण पता चल गया 60 अंश है। हमें दोस्तों लेकिन कौन सा कोण बताना था, पूरा कोण सी बी डी। कोण सी बी डी का मतलब क्या होता है इसको भी बता देते हैं आपको।
CBD का दोस्तों मतलब ये हो जाएगा आपका जो ऊपर का कोड होगा CBA बराबर कोड CBA प्लस का दोस्तों नीचे वाला कोड DBA DBA दोनों का दोस्तों जो योग होगा वही आपका कोड CBD बनेगा। मतलब कोड CBA का मान हमारा क्या आया था, अभी हमने दोस्तों निकाला, इसका मान 60 अंश आया था। उसके बाद दोस्तों कोड DBA हमें दिया गया पहले से 40 अंश, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, तो 60 और 40 को जोड़ लेंगे हमारा आ जाएगा 100 अंश। ठीक है, हमारा एक कोड तो ये बन गया, CBD वाला आ गया। उसके बाद दोस्तों हमने नीचे भी बताया था कि अर्धवर्त में बना कोड सम कोड होता है, तो ये 90 अंश हो गया, ये 40, 9 4 13 हो गया, तो दोस्तों ये वाला कोड हमारा 50 अंश का आ गया। तो जब ये नीचे वाला 50 है ऊपर वाला 30 है, तो दोस्तों कोड हमारा CAD, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30 और 50 को जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 80 अंश। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एक आ जाएगा 80 अंश, कोड CAD बराबर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आने वाली वीडियोस में आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, CAD का मान हमारा 80 अंश आ गया, दोस्तों CBD का मान आया कोड CBD बराबर 100 अंश। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में और भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग तैयारी पूरी रखिएगा। तो दोस्तों चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, इसका आंसर जो है इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, ये आंसर हमारा खत्म हो गया। तो 80 अंश और ध्यान रखिएगा 100 अंश, ये क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा हमारा कि दो अंकों की एक संख्या का योग हमारा 12 है। यदि उस संख्या में से दोस्तों हम 36 घटा देते हैं तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तो हमें संख्या बतानी थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने मान लिया दोस्तों, माना इकाई का जो हमारा अंक है वो हमारा है B है, और दोस्तों जो हमारा दहाई का अंक है वो हमारा है A है। ठीक है, इकाई और दहाई आप समझते हैं, जैसे लिखा है 12, तो इसमें दोस्तों इकाई क्या हो जाएगा 2, दहाई आपका 1 हो जाएगा, बस यही चीज थी। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी दोस्तों इसमें हो जाएगी 10A प्लस का B। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ। अब दोस्तों जैसे हमारा ये 12 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब दोस्तों होता है 10 गुणे 1 प्लस का 2। ठीक है, ये होता है दोस्तों। चलिए हम आपको बता देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 82 लिखा है, तो 82 का मतलब दोस्तों हमारे इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई हमारा 2 हो गया। दहाई को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे 10 गुणे 8, तो 10 8 80 प्लस 2 82 होता है, कुछ ऐसे हम लिखते हैं। तो ये हमारी पहले संख्या निकल कर आ गई। अब देखिए दोस्तों बोला गया दो अंकों की एक संख्या का योग हमारा 12 है, तो मतलब दो अंकों की एक संख्या हमने मान लिया A प्लस B का योग हमारा 12 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यदि उस संख्या में से हम 36 घटा दें, दोस्तों हमारी संख्या ये 10A प्लस B, 10A प्लस B में से अगर हम 36 घटा देते हैं तो क्या होता है जरा देखिए। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमारी संख्या पहले 10A प्लस B थी, संख्या का स्थान बदल दीजिए तो बदलने पर क्या हो जाएगा 10B प्लस A हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 10B प्लस का A हो गया। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ 10A लिखा था दोस्तों, यहाँ से A आ जाएगा, देखिए 10A माइनस के घटाएंगे तो 9A आएगा ना। यहाँ B लिखा है और यहाँ से दोस्तों माइनस का 10B आ जाएगा, और 36 को दोस्तों हम दाएं तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 36 हो जाता है। 10A में से एक A घटेगा तो बचेगा 9A, प्लस का दोस्तों क्या है, प्लस नहीं माइनस ही हो जाएगा। B और माइनस 10B घटेगा माइनस का 9B बराबर 36। अब दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा A माइनस का B बराबर 36। तो दोस्तों यहाँ से हम 9 1 9 9 चौके 36 कर लेंगे, काट देंगे, तो हमारा A माइनस B बराबर कितना आ गया 4। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। समीकरण A हमने देखा A प्लस B बराबर 12, तो समीकरण पहले A लिख दीजिए, A प्लस B बराबर हमारा 12 है। समीकरण 2 दोस्तों आया हमारा A माइनस B बराबर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये B से B कट गया, यहाँ बचेगा 2A बराबर 12 प्लस 4 हो गया 16। तो यहाँ से हमारा A का मान आ जाएगा 16/2। ठीक है, तो हमारा कितना मान आ गया 2 कम 2 2 8 16, तो हमारा A का मान आ गया 8। ठीक है, A का मान जब हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, ये 8 हो गया। तो हम B का मान दोस्तों जब निकालेंगे तो समीकरण ये 1 था, ये समीकरण 2 था। A का मान हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 में A का मान रख देंगे 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस A बराबर 12 हो जाएगा। नहीं 8 प्लस B होगा ना, A का मान तो हमने रख दिया बराबर 12। तो यहाँ से दोस्तों हमारा B का मान आ जाएगा 12 माइनस का 8, तो यहाँ से B का मान आ गया हमारा 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए A बराबर 8 आया, B बराबर हमारा 4 आ गया। ये दोस्तों हमें संख्या मिल चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको तैयार रखना है। तो दोस्तों देखिए 8 और 4 को जरा जोड़ेंगे तो 8 4 12 होता है ना, तो आपका समीकरण 1 सेटिस्फाइड भी तो हो रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या रहा कि 3 मीटर दोस्तों व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा।
आपको दोस्तों ये बताना था 3 मीटर व्यास का दोस्तों कुआं है। तो दोस्तों हमें दिया गया व्यास बराबर हमें दिया गया 3 मीटर। तो व्यास अगर 3 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या दोस्तों होता है व्यास बटे 2। फार्मूला आपने पढ़ा ना, तो इसका त्रिज्या हो जाएगी 3 बटे 2 मीटर। हमने त्रिज्या निकाल लिया। और दोस्तों इसकी गहराई दी गई है 14 मीटर, मतलब हाइट या गहराई जो भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिए 14 मीटर। अब दोस्तों देखिए जो हमारा कुआं होता है कैसा होता है? बेलन के आकार का ही होता है ना। तो दोस्त यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें इसका खर्चा बताना है तो हम बेलन का आयतन का फार्मूला निकाल लेंगे। जो भी आएगा दोस्तों उसमें हम 30 से गुणा कर देंगे। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है हमारा? बेलन का आयतन बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे दोस्तों आर का मान हमने निकाल लिया अभी 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर गुणे दोस्तों हमारा एच दिया गया 14 मीटर गहराई है ना। तो 22/7 करेंगे गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 3 त्रिक 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणे दोस्तों हो गया 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया, 2 एकम 2, ये 11 बार चला जाएगा। 11 गुणे दोस्तों 9 कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 99 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने निकाल लिया भाई इसका आयतन क्या हो जाएगा कुएं का। और इसमें बोला गया 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्चा आएगा। तो बस 99 का दोस्तों गुणा कर देंगे 30 में से, बस जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 3 से गुणा करिए 3 9 27, 3 9 27, 2 29, एक जीरो आगे लगा दीजिए, इतना रुपए हो गया 2970 रुपए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है और हमारी वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। तो गाइस साहब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके आखिर कितने नंबर आ रहे हैं और आज का पेपर कैसा लगा आपको, कठिन था कि आसान था। तो गणित का पूरा प्रश्न पत्र हल हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप दोस्तों डीएलएड के 2-3 सेमेस्टर के छात्र हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं या किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको गणित समझ में नहीं आएगी। तो सभी बच्चों ने देखा होगा उम्मीद करते हैं, नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए, वो भी आखिर अपने नंबर जोड़ सके ना। जैसा कि हमने दोस्तों बोला कि 4th सेमेस्टर में कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी बैक ना लगे। तो जो भी दोस्त हो सके आपको करना चाहिए, वीडियो को शेयर करिए और एक एक नंबर अपने बना लीजिए, देख लीजिए कि अगर आपके दोस्त स्टेप वाइज नंबर भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा। हमने आपको एक एक स्टेप करके सारे क्वेश्चन के आंसर बताए, इसीलिए डायरेक्ट नहीं बताया कि अगर आपने हो सकता है कि लास्ट में आंसर गलत लिख दिया, अगर स्टेप भी सही है। देखिए दोस्तों काफी बार ऐसा होता है ना, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों आप यहाँ तक भी अगर आपने कर लिया होता तो आपको कुछ नहीं तो 1 नंबर बन जाता। 1 नंबर इसलिए बनता क्योंकि दोस्त यहाँ पर भी एक स्टेप आपका बचा हुआ था, ये मेन स्टेप ये भी था। तो अगर दोस्तों आप इसका गुणा करने में गलत कर देते, जैसे यहाँ पर कुछ और आपका आंसर आता, तो आपके 1.5 नंबर बनते, 2 में से या 1.5 नंबर आप कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।